हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग डिराइव करेंगे बेसिकली इस रिजल्ट को। ओके, जो कि होता है कि एन आई पार्टिकल फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन ith कंपार्टमेंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे प्रीवियस लेक्चर का रिजल्ट, जो कि हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। सपोज आपके पास ये है बड़ा बॉक्स, इसको हमने डिवाइड कर दिया एक दो तीन चार, चार कंपार्टमेंट में। तो ये हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, लेट से सेकेंड हो गया, फिर थर्ड कंपार्टमेंट, फोर्थ कंपार्टमेंट सब आएगा। और मान लेते हैं ये ith कंपार्टमेंट, फिर i+1 एंड सो वन, लास्ट में kth कंपार्टमेंट। ये चार दिख रहा है कंपार्टमेंट, बट एक्चुअल में ये k कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो अगर हम पहले कंपार्टमेंट की बात करें तो पहले कंपार्टमेंट छोटे छोटे खाने हैं, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सेल्फ, जो कि है G1। दूसरे कंपार्टमेंट में कितने छोटे छोटे खाने हैं, वो है G2। ठीक है, पहले कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो होंगे N1, दूसरे में N2, ith कंपार्टमेंट में Ni, ओके, और kth कंपार्टमेंट में Nk। तो हमने निकाला कि अगर हम फर्मी पार्टिकल्स को या फर्मियंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि N1 पहले में चला जाए, N2 दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाए जिसमें G2 सेल्स हैं, Ni ith में चला जाए जिसमें Gi सेल है, और Nk Gk में चला जाए, Nk k कंपार्टमेंट में जाए जिसमें कि Gk सेल्स है। तो हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ व्हीच, जिसको हम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बोलते हैं, वो आया था Gi फैक्टोरियल, सॉरी there is a product symbol here, so I is equal to 1 to k Gi upon Gi minus Ni, there is also a factorial term, factorial और Ni factorial, इतना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ओके, जिसमें से कि N1 हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, N2 इस वाले कंपार्टमेंट में, Ni इस वाले कंपार्टमेंट में, इसमें Gi सेल्स है ना, और Nk के कंपार्टमेंट जिसमें कि Gk सेल है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है आपका प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम ओमेगा लिखें और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो एक कांस्टेंट आएगा, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या है, जी है, तो रख देते हैं तो आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है, i इज इक्वल टू 1 to k Gi फैक्टोरियल अपॉन Gi माइनस Ni फैक्टोरियल इंटू Ni फैक्टोरियल, इतनी वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो Ni का मान या N1 का मान या N2 का मान, जिसमें कि नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये मैक्सिमम होगी। मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास 8 10 15 20 25 पार्टिकल हैं, हमने इन पार्टिकल को यहाँ पे फेंका, थ्रो किया इन बॉक्सेस में। एक बार फेंका, लेट से 2 पार्टिकल 1 में गए, 3 पार्टिकल 2 में गए, एंड सो ऑन। फिर दूसरी बार फेंका, 3 पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में गए और 5 पार्टिकल सेकेंड में गए, और एंड सो ऑन, है ना। फिर हमने तीसरी बार इन पार्टिकल्स को फेंका उठा करके कंपार्टमेंट में, बॉक्स में, ये जो बड़ा सा बॉक्स है, तो फिर से हमें यही मिला, फिर हमने फेंका ये मिला, फिर हमने फेंका ये डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है यही क्या होगा, आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर आप रैंडम पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करो तो कौन से सबसे ज़्यादा बार डिस्ट्रीब्यूशन का चांस बनेगा। ओके, तो वो कौन सा बनेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है। इसका मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालना बहुत ही आसान है। हमें पता होता है कि जो अगर कोई फंक्शन f है, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन जीरो करिए, फिर निकालिए d2f/dx², जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन जीरो हुआ है। ओके, तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो f मिनिमा हो जाएगा, और अगर d2f/dx² लेस देन जीरो है तो ये हो जाएगा मैक्सिमा, f क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, और हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, जरूरत हमें नहीं है, इसको लिख सकते हैं हम लोग W। ओके, W इतना आ गया है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इस W का डिफरेंशिएशन करना है।
तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो अगर हम यहाँ पे लॉग ले लें तो लॉग लेने की वजह से हमारा डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वो है एनआई। हमें ये जानना है कि एनआई कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एनआई की वैल्यू क्या होगी जब ये ओमेगा मैक्सिमम होगा या डब्ल्यू जब मैक्सिमम होगा। तो वेरिएबल क्या हुआ, एनआई हुआ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ओमेगा हो जाएगा लॉग कांस्टेंट, ठीक है, लॉग कांस्टेंट हो गया, प्लस लॉग ऑफ पाई आई इज इक्वल टू 1 टू के जी आई फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल टू एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो जब इतनी वैल्यू आ गई तो इसको हम लोगों ने किया कैसे है, लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो ये आपके पास m हो गया, ये आपके पास n हो गया। तो m इंटू एन का log का फार्मूला लगा देंगे, इतना आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से इतना आ गया। अब अगर हम इसको ओपन करें लॉग, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो आएगा, और लॉग का कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो इसको कांस्टेंट ही लिख देते हैं। प्लस ये प्रोडक्ट जो है अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो आई बराबर 1 रखेंगे, जी वन फैक्टोरियल अपान जी वन माइनस एन वन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल इंटू जी टू फैक्टोरियल अपान जी टू माइनस एन टू फैक्टोरियल, आई बराबर 2 रखेंगे, एन टू फैक्टोरियल, ठीक है, और एंड सो ऑन जी के फैक्टोरियल, लास्ट वाला टर्म जी के फैक्टोरियल अपान जी के माइनस एन के फैक्टोरियल इंटू एन के फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे आपके पास एन के फैक्टोरियल है, यहाँ पे जो है ना, वहाँ नहीं है, ये है 1 सेकेंड, ये नीचे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ से कंटिन्यू है, राइट। जैसे n1 है, n2 है, तो g के माइनस एन के फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा, n के फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। इसको हम एक बार रिपीट भी करेंगे, तो इतना आ गया। सो दिस इज कांस्टेंट, और ये आ गया आपके पास log w की वैल्यू प्लस log, अब log इनटू में सब लग रहा है तो ये क्या करेगा, सबको प्लस में तोड़ देता है log g1 फैक्टोरियल g1 माइनस n1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास n1 सेकेंड, सो दिस इज n1 फैक्टोरियल प्लस log ऑफ g2 फैक्टोरियल अपॉन g2 माइनस n2 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि जो भी इनटू में रहेगा सबको ये प्लस में तोड़ देगा, लॉग ऑफ जी के फैक्टोरियल अपॉन जी के माइनस एन के फैक्टोरियल एन के फैक्टोरियल। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लॉग ओमेगा कांस्टेंट प्लस समेशन लगा देंगे आई इज इक्वल टू 1 टू के, और ये पूरा जो टर्म है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, इसको सिंपल हम समेशन लगा करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऑफ जी आई फैक्टोरियल अपॉन जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम लॉग को ओपन करेंगे, तो लॉग को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो हो गया लॉग मेगा, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंसिएशन के लिए अगर जितना हम एक्सपेंड करेंगे प्लस में उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आई इज इक्वल टू 1 टू के हो गया, और ये लॉग एम अपान एन है ना, लॉग एम अपान एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल टू एन आई का फैक्टोरियल, और ये आ गया आपके पास, ठीक है, लॉग जी आई फैक्टोरियल माइनस लॉग जी आई, क्योंकि हमने यूज किया है लॉग ऑफ एम अपान एन का फार्मूला, जो कहता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। तो ये एम हो गया, ये एन हो गया पूरा, और इस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया कांस्टेंट प्लस समेशन
अब देखो ये जो वैल्यू है log g फैक्टोरियल, ये समेशन जाएगा इसके ऊपर, इसको अलग कर लेगा और ये कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये टर्म बचा माइनस लॉग ऑफ, इसको फिर से ओपन करेंगे, फिर से ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, ये हो गया m, ये हो गया n, तो log m इंटू एन का फार्मूला लगा देंगे। जितना ज़्यादा हम एक्सपेंड करेंगे उतना सही रहेगा, log m प्लस log n, ये हो जाएगा माइनस log, यहाँ पे भी एक लगा देते हैं ब्रैकेट, जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल प्लस लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल, गेट क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से कांस्टेंट प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस को बाहर ले लिया हमने, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा समेशन लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल प्लस लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल। अब हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं कि फैक्टोरियल है तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे कैसे होगा पता नहीं, राइट, डिफरेंट तरीके से होगा और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यूज करेंगे एक अप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं स्टिरलिंग्स अप्रोक्सीमेशन। स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन जो कि करेगा क्या कि अगर आपके पास log n फैक्टोरियल है तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन कहता है कि इसकी वैल्यू हो जाती है n log n माइनस n, n log n माइनस n, log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n, इसी को बोला जाता है स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, हटा देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट माइनस, यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ जी आई, 1 सेकेंड, क्या है n log n माइनस n, तो n हो गया जी आई माइनस एन आई log ऑफ जी आई माइनस एन आई n log n माइनस n। ओके, और फिर इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो पर चलते हैं, इसको खाली करते हैं स्पेस को, क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ मेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस, अब इसको ओपन करते हैं, प्लस माइनस जो है ब्रैकेट जहाँ पे है, ये हो गया जी आई माइनस एन आई, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे log जी आई माइनस एन आई, और इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस जी आई हो गया प्लस एन आई हो गया प्लस एन आई लॉग एन आई हो गया माइनस एन आई हो गया, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कांस्टेंट माइनस समेशन, और ये आ गया हमारे पास जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई, और ये हो गया जी आई क्या है, कांस्टेंट है, प्लस में है, समेशन लगाएंगे तो माइनस सिग्मा जी आई कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी डिफ्रेंसिएशन में क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में ऐड कर दिया तो बचा क्या, एन आई लॉग एन आई, राइट। तो ये हमारे पास आ गया लॉग ओमेगा की वैल्यू। अगर हम डिफरेंस निकालें डेल्टा लॉग ओमेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंस 0 माइनस डेल्टा आ जाएगा इतना, जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई प्लस एन आई लॉग एन आई। ओके, अब ये डेल्टा जो है क्योंकि ये समेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन है बेसिकली, समेशन के अंदर जाएगा, तो समेशन के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ये बेसिकली कर देगा, ये क्या करेगा कि एक बार इस पूरे टर्म के ऊपर लगेगा जैसे डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार इस पूरे टर्म के ऊपर लग जाएगा प्लस इसके ऊपर, तो आ जाएगा जी आई माइनस, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई, ठीक है, प्लस डेल्टा एक बार इसके ऊपर लगेगा तो एन आई लॉग एन आई। ओके, इतना हो गया, इसको मिटा देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा डेल्टा लॉग W इज इक्वल टू माइनस, अब डिफ्रेंसिएशन यूज करेंगे, डिफ्रेंसिएशन क्या कहता है, तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन,
इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है, ये आपका अलग है और ये आपका अलग है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन जी आई माइनस एन आई इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डेल्टा लॉग जी आई माइनस एन आई प्लस यहाँ पे भी सेम लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल्टा एन आई इंटू लॉग ऑफ एन आई, केवल इतने का डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस एन आई इंटू लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस समेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस है तो डेल्टा जी आई हो जाएगा 0 माइनस डेल्टा एन आई हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। फिर जी आई माइनस एन आई है और इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का अगर होता तो होता 1/x, हो जाएगा 1/x, यहाँ पे x अगर मान ले, बट ये x तो नहीं है, ये क्या है, डेल्टा जी आई माइनस एन आई है, तो इसका हमें फिर से इनटू में डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो इसका मतलब हमें लिखना होगा डेल्टा जी आई माइनस एन आई, इसका हमें फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा, प्लस ये हो जाएगा डेल्टा एन आई इंटू लॉग ऑफ एन आई प्लस एन आई डेल्टा लॉग एन आई, तो लॉग एन आई यानी लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/ni, लेकिन क्योंकि एन आई एक्स नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा एन आई, बेसिकली चेन रूल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इतना। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 1 सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ बचा माइनस डेल्टा एन आई, ओके, लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई, और यहाँ बचा प्लस डेल्टा जी, अंदर गया जी का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एन आई का हो जाएगा डेल्टा एन आई। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया डेल्टा एन आई लॉग ऑफ एन आई से एन आई कैंसिल प्लस डेल्टा एन आई, ये डेल्टा एन आई से ये डेल्टा एन आई कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा एन आई दोनों में कॉमन है, एक टर्म ये बचेगा एक टर्म ये बचेगा, तो इसमें कॉमन है डेल्टा एन आई, हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग बेसिकली इसको कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा डेल्टा लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, और ये आ गया माइनस, ओके, तो डेल्टा एन आई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई प्लस लॉग ऑफ एन आई, और यहाँ डेल्टा एन आई हमने कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या हो जाता है लॉग एम अपॉन एन, तो यह आ जाएगा एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई, इतना आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे आ गया आपके पास डेल्टा एन आई, डेल्टा लॉग डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंस एन आपका कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है तो ये हमारे पास, पहले इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन 1, एन कांस्टेंट है तो ये इंप्लाई करेगा डेल्टा एन बराबर 0, और डेल्टा एन कितना होता है, एन की वैल्यू होती है समेशन एन आई, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा अंदर जाएगा तो डेल्टा, 1 सेकेंड, समेशन को बाहर लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन 2। सिंस टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंप्लाई करेगा डेल्टा ई बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ई कितना होता है, ई होता है एन आई एप्सिलन आई, ई की वैल्यू रख दिए एन आई एप्सिलन आई, आई इज इक्वल टू 1 to k, और ये हो गया 0, और डेल्टा जब अंदर जाएगा तो एप्सिलन आपका कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं करेगा, तो ये केवल एन आई को डिफ्रेंशिएट करेगा, तो हो जाएगा एप्सिलन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए, 1 2 3, तो हम करेंगे क्या, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 3 है, 1 2 3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, जो कि क्या बोलता है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल तो होल्ड नहीं करेगा, है ना, ये तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं आ रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज करना पड़ता है, राइट। उससे पहले
ओके, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 नहीं है, इसको हम अगर लिखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पर इसके नीचे भी एक स्टेप और है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा, राइट। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा लॉग डब्ल्यू जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा समेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। समेशन क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज लॉग एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद स्टेप जो है वो ये है, फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये स्टेप आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इतना, ये भी जीरो है, तो हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में कांस्टेंट पार्टिकल है, इसकी ये होल्ड नहीं करता है ना। होल्ड करने का मतलब है कि इसमें ये चीज़ हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, और इक्वेशन 1 में ही हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं यूज़ किया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, जो कि बोलता है बेसिकली इन दोनों, जो कांस्टेंट इक्वेशन 2 है और कांस्टेंट इक्वेशन 3 है, इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड कर सकते हैं, और यही हमारा मेथड बोला जाता है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। इक्वेशन 1 प्लस अल्फा टाइम इक्वेशन 2 प्लस बीटा टाइम इक्वेशन 3। ओके, तो अगर हम इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इसकी ज़रूरत है हमें, ओके, तो यहाँ तक हटा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 कितना है, समेशन, समेशन हो रहा है आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई प्लस समेशन डेल्टा एन आई प्लस अल्फा टाइम है ना, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 में, ठीक है, और प्लस बीटा टाइम समेशन एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इसको अगर हम लिखें, सॉल्व कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन बाहर आएगा और एन आई भी बाहर आएगा, एन आई भी सब में कॉमन है। अल्फा आपका यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये तो इसके ऊपर अल्फा के ऊपर इंडेक्स नहीं है, हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, और बीटा जो है ये भी अंदर चला जाएगा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा लॉग एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सिंस डेल्टा एनआईज आर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि अगर हम पहले कंपार्टमेंट में पार्टिकल का वेरिएशन दूसरे कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो वो इंडिपेंडेंट है, डेल्टा एन वन इंडिपेंडेंट है, डेल्टा एन टू इंडिपेंडेंट है, एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स डेल्टा एन वन प्लस बी अल्फा टू टाइम्स, लेट से अल्फा टू टाइम्स डेल्टा एन टू प्लस एंड सो ऑन अल्फा के टाइम्स डेल्टा एन के अगर है, तो ये जीरो के बराबर होगा। अगर अगर ये जीरो के बराबर है और ये आपका ये दो कंडीशन होल्ड करे, डेल्टा एन आई इंडिपेंडेंट है और ये जीरो के बराबर है, डेल्टा एन आई इंडिपेंडेंट का मतलब ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा वन बराबर अल्फा टू बराबर एंड सो ऑन अल्फा के बराबर जीरो हो। तो इसका मतलब है सेम कंडीशन यहाँ पे हम लगाएं, तो ये हमारे पास अल्फा है, अल्फा आई है, राइट, तो यहाँ पे अल्फा आई भी आपका जीरो के बराबर होगा। ओके, अल्फा आई भी जीरो के बराबर होगा, तो ये जो टर्म है ये आपका हो जाएगा बराबर जीरो, प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई, और ये आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, यहाँ से है ना, इसको उधर ले जाएंगे, इतना आ जाएगा, और एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई अगर हम निकालें तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ई टू द पावर इधर चला जाएगा। ओके, अगर इसको पलट लें तो ये हो जाएगा जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, है ना, पावर भी पलटेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये पावर जो है वो पलट जाएगी, माइनस माइनस जहाँ है प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, तो इसको अगर हम लिखें तो ये जाएगा जी आई अपान एन आई प्लस एन आई अपान एन आई ई टू द
प्लस बीटा एप्सिलॉन आई जी आई अपॉन एन आई प्लस वन, सॉरी इट्स नॉट प्लस वन, इट्स माइनस वन, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा ना। ओके, सो जी आई अपॉन एन आई माइनस वन, और ये आ जाएगा ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जी आई अपॉन एन आई, और ये माइनस वन उधर गया, सो दिस इज वन, प्लस हो जाएगा, ये माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। यहाँ से आ जाएगा एन आई अपॉन जी आई अपॉन ई टू द पावर सेकेंड, सो वन प्लस ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ये आ गया हमारे पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन, है ना, ये एन आई आपका इधर से उठा करके हमने इधर डाल दिया और इसको उठा करके इधर भेज दिया, तो ये हो गया एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन वन प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं, और यही हमारे पास क्या होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यूज़ किया ओमेगा निकाला, ओमेगा निकालने के लिए हमने ये चीज़ ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट यूज़ किया, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो कांस्टेंट का लॉग कांस्टेंट रहेगा, इनटू है तो यहाँ प्लस आ गया, और बाकी इसका पूरे का लॉग हो गया। उस पूरे को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि लॉग लग रहा है तो प्रोडक्ट को लिख सकते हैं समेशन के टर्म में, और फिर लॉग को ओपन कर देंगे, यहाँ तक आ जाएगा, कांस्टेंट आपका कांस्टेंट ही रहेगा, स्टेरलिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करके फैक्टोरियल हटा देंगे, फैक्टोरियल हटाने के बाद सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। फिर इसको हम लोग डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा लॉग ओमेगा, ये लॉग ओमेगा निकल गया यहाँ से, फिर डेल्टा लॉग ओमेगा निकाल लेंगे, डेल्टा लॉग ओमेगा निकालने के बाद हम लोग ये डिफ्रेंसिएशन बेसिकली कर लेंगे, और करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डेल्टा लॉग ओमेगा की वैल्यू इतनी। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिस टर्म विल बी जीरो, द प्रोबेबिलिटी द डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज जीरो, डेल्टा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मतलब ये पूरा टर्म आपका जीरो के बराबर आ गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्व है तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा, टोटल एनर्जी कंजर्व है इक्वेशन 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 2 3 इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, जो कि बोलेगा इक्वेशन 1 प्लस अल्फा टाइम इक्वेशन 2 प्लस बीटा टाइम इक्वेशन 3। ये कर दिया हमने इस तरीके से, अल्फा इक्वेशन 1 ये था, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई, इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और आरएचएस में तो सबके जीरो ही है, इसलिए जीरो के बराबर हो जाए। समेशन सबके ऊपर सेम ही लग रहा है तो बाहर ले लेंगे, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है आई का, बीटा के ऊपर भी कोई इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया लॉग एन आई अपॉन जी आई माइनस वन डेल्टा एन आई अल्फा डेल्टा एन आई प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई। डेल्टा एन आई को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन e to the power alpha plus beta epsilon I plus 1. The most probable distribution for three statistics. So this is Fermi-Dirac distribution के लिए most probable distribution है कि अगर आप पार्टिकल को थ्रो करोगे तो ith कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पार्टिकल सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी संख्या होगी ni इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1। तो फर्मी डिराक होगा। इससे पहले हम लोगों ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान पढ़ा था, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान को भी यहाँ पे एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान में क्या होता था, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, और बी में क्या होता था, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। एफ डी में क्या होता था, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1। ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट डिस्कशन ऑन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन and the most probable distribution.